आज का हमारा टॉपिक है भारत सोने की चिड़िया। आज के इस लेख में हम यह जानेंगे कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहे जाने की क्या वजह थी और किस प्रकार से इस सोने की चिड़िया को विदेशी लूट ले गए। तो आइए जानते हैं भारत सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? प्राचीन भारत से निर्यात की जाने वाली चीज़ें सन 1600 में भारत की तुलना में अन्य देशों की आय। भारत के पास सोने तथा अन्य बेशकीमती धातुओं से बनी चीजें तथा खनिज संपदा, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, मंदिरों में सोने के भंडार, पद्मानंद स्वामी मंदिर में बेशकीमती हीरा, सोना, रत्न और मूर्तियां, खनिज से संपन्न हमारा देश भारत। महमूद गजनी की लूट। प्रश्न नंबर 1, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? उत्तर, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए इसके कई पहलुओं में नज़र डालना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत धीरे धीरे समृद्ध होने लगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने बढ़िया से शासन किया और गुप्त साम्राज्य आते आते भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश बन गया। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र और दुनिया का सबसे विकसित देश था। इसलिए भारत को पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन समय में भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। दुनिया के कुल उत्पादन का 43% उत्पादन अकेले भारत करता था। दुनिया की कुल आय में 27% हिस्सा भारत का होता था क्योंकि उस समय भारत में घर घर में कपास से सूत बनाया जाता था, लोहे के औजार बनाए जाते थे। संक्षेप में कहा जाए तो घर घर में लघु उद्योग था। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों का निर्यात नहीं, इसके अलावा भी कई चीज़ों का निर्यात करता था। तो अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी मात्रा में भारत से निर्यात की जाती थी। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत से निर्यात की जाने वाली चीज़ें। उत्तर, इन निर्यात की जाने वाली चीज़ों में कपास, चावल, गेहूँ, चीनी, वहीं मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पादन, रेशम, चर्मपत्र, भेड़ बकरी आदि के सूखे चमड़े से बना लेखन पत्र, शराब और धातु उत्पादन जैसी ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। इसलिए हर दृष्टि से भारत सुंदर, समृद्ध, व्यापार, राजाओं और महलों का देश, नदियों का समागम, महासागर से घिरा, जंगली जानवर, पशु और हाथियों से समृद्ध, कई अलग अलग धर्म और पुरानी भाषाएं हर क्षेत्र में आगे था। धीरे धीरे यहाँ वस्तु विनिमय के बदले मुद्रा का उपयोग होने लगा। सामान के बदले सोना लिया जाता था। इसलिए दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। इस प्रकार से सोने से बनी मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे चांदी के सिक्के भी प्रचलन में आ गए। ऐसे कई अन्य कारण थे जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन भारत बहुत चीज़ों का निर्यात करता था जबकि बहुत कम चीज़ों का आयात करता था। उस समय जिन चीज़ों का आयात होता था उसकी बात करें तो रोमन सोने के सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाई, टिन, तांबे और चांदी के बने आभूषण जैसी चीज़ें शामिल थीं। इसके अलावा भी कई कारण थे जो भारत की समृद्धि के बारे में बताते हैं। तो आइए
उनके बारे में भी जान लेते हैं। 7वीं सदी के बाद से भारत में आक्रमण शुरू हो गए थे, जिसमें तुर्क, अरबी, इस्लामिक, अफ़गानी, पुर्तगाली, डच और आखिरी में अंग्रेज़ शामिल हुए। 1000 वर्षों के मुग़लों और अन्य आक्रमणकारी शासकों के शासनकाल के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान करीब 25% था। 1000 वर्षों से हमारा आशय यह है कि 7वीं सदी के बाद से बाहरियों ने भारत पर आक्रमण किए और लूटे। यह सिलसिला 18वीं सदी के अंत तक चला। इस आधार पर 1000 वर्षों का उल्लेख किया गया है। मुग़लों के शासन के पहली सदी और 11वीं सदी के बीच भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मुग़लों ने जब 1526 से लेकर 1793 के बीच भारत में शासन किया, उस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड थी। भारत की यह आय उस समय के ग्रेट ब्रिटेन की आय से ज़्यादा थी। प्रश्न नंबर 3, सन 1600 में भारत की तुलना में अन्य देशों की आय। भारत की प्रति व्यक्ति आय $1305 थी। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $1137 थी। चीन की प्रति व्यक्ति आय $940 थी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $897 थी। ये आंकड़े देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हम कितना समृद्ध थे। इतिहास बताता है कि मीर जाफ़र ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह सनातन सत्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए एक बड़ा सबूत है। उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सन 1500 के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरे यूरोप के आय के बराबर थी। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने भारत की इस अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए तब भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान केवल 2 से 3% रह गया था। इस हद तक अंग्रेज़ों ने भारत को लूट लिया था कि आंकड़ा 25% से 2 से 3% में आ गया था। जब भारत विश्व गुरु था, उस समय सिक्के बनाने वाले अग्रणी देशों में शामिल था। आज से 2600 साल पहले भारतीय महाजनपदों ने चांदी के सिक्कों के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले देश में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व में चाणक्य जी ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत के पास सोना तथा अन्य बेशकीमती धातुओं से बनी कुछ बेशकीमती चीज़ें थीं, जो भारत के वर्चस्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आइए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के पास सोना और सोने तथा अन्य बेशकीमती धातुओं से बनी चीज़ें तथा खनिज संपदा। नंबर 1, मयूर सिंहासन। इन बेशकीमती चीज़ों में सबसे प्रमुख मयूर सिंहासन था। इस सिंहासन को बनाने में जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 7वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जिसे बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने के साथ बेशकीमती पत्थरों और हीरों का उपयोग किया गया था। कोहिनूर हीरा लगा होने के कारण मयूर सिंहासन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मयूर सिंहासन इतना कीमती होने के कारण लोगों की नज़रों में बना रहा और इसी कड़ी में सन 1739 में पारस शासक नादिर शाह इसे लूट ले गया। नंबर 2, कोहिनूर हीरा।
कोहिनूर हीरा अभी तक का ज्ञात 105 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसका वजन 26.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत करीब $1 अरब आंकी जाती है। यह हीरा मूल्यवान गोलकुंडा की खदान से मिला था। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। इस हीरे को पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध लड़े और आज भी कई देश इसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल यह हीरा ब्रिटेन की महारानी की मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोहिनूर हीरा भारत में पाया गया था, जो कि भारत के वैभव को दर्शाता है। नंबर 3, मंदिरों में सोने के भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आंकलन में कहा था कि भारत के पास अभी भी 22,000 टन सोना है, जिसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है। यदि मंदिरों के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। भारत के पास मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर साल 2018-19 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.3 लाख करोड़ है, जो कि इतना आय केरल के पद्मानाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के किसी एक कोने से मिल जाएगी। नंबर 4, पद्मानाभ स्वामी मंदिर में बेशकीमती हीरा, सोना, रत्न और मूर्तियाँ। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह 5,000 साल पुराना मंदिर है। यह दुनिया के रहस्यमय मंदिरों में से एक है, क्योंकि इसमें एक दरवाजे का रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। आज भी इस दरवाजे पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। B नाम के दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल सका है। इस मंदिर में बेशकीमती हीरा, सोना, रत्न और मूर्तियां हैं, जिनकी कीमत आंकना भी मुश्किल है। नंबर 5, खनिज से संपन्न हमारा देश भारत। भारत में खनिजों का भंडार है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमाइट, बैक्साइट, कैनाइट, चूना पत्थर, नमक, हीरा, परमाणु खनिज, जिप्सम, अभ्रक आदि। इनका भारत में बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता था, बल्कि इन्हें देश विदेशों में भी निर्यात किया जाता था। स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जिस पर देश विदेश के लोगों की भी नज़र टिकी रहती है। झारखंड की घाटियों से यह नदी बहती है। सैकड़ों सालों से इस नदी से सोने के कण निकल रहे हैं, लेकिन आज तक यह नहीं पता चला कि ये सोने के कण नदी में आते कहाँ से हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी जब पहाड़ों से बहती है तो घर्षण की वजह से पहाड़ों से सोना घिसकर इसमें मिल जाता है। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी इस नदी के रेत में से छानकर सोने के कण निकालकर बहुत सस्ते दाम में बेच देते हैं। यह दुनिया की एकमात्र नदी है जो सोना उगलती है। प्रश्न नंबर 5, महमूद गजनी की लूट। महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक, इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन की लूट करना। गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल को हराया। गजनी ने इस युद्ध में 4,000 सोने के सिक्के लूटे। इन लूटे गए सिक्कों में प्रति सिक्के का वजन करीब 120 ग्राम था। इसके अलावा भी उसने राजा जयपाल और उनके लड़कों को छोड़ने के लिए 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। आज के समय के हिसाब से लगभग
1 अरब डॉलर की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ से की थी। उस समय राजा जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा भारत में थे। किसी ने सोमनाथ मंदिर को भी सन 1025 में लूटा था। इस दौरान इसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। इन सब तथ्यों को पढ़ने के बाद में समझ आता है कि भारत उस समय कितना समृद्ध था। उस समय हम विकसित थे, लेकिन आज देखो हम विकासशील है। हालांकि इतनी लूटपाट के बावजूद भी भारत देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए अग्रसर है। तो इन तथ्यों और समस्त जानकारी का अवलोकन करने के पश्चात आप सभी समझ ही गए होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और कमेंट कर बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।